नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। आई होप पीछे की क्लासेस आप टाइम से देख रहे होंगे। अब भी देखिए, क्लास जरूरी नहीं कि ठीक 8 बजे देखें, आप बाद में भी देख सकते हैं। बस जरूरी ये है कि देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, ये हमारी जो है 50 प्लस क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। तो पीछे की क्लास आप फास्ट स्पीड करके आप उनको क्विकली देखिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि थ्योरी के साथ ये एमसीक्यू के साथ साथ आपको वो थ्योरी भी एक्सप्लेन की जाती है यहाँ पे। तो अगर आपने जीएस पढ़ा भी नहीं है तो भी बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और उससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू द स्टेट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस। देखो, हमें ये अच्छे से पता है कि लोकसभा में जो लोकसभा की जो सीट अलग अलग राज्यों को दी जाती हैं वो किस आधार पर दी जाती हैं? तो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर दी जाती है। उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर दी जाती है। उस राज्य की जितनी जनसंख्या उसको उतनी सीट दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि जनसंख्या, जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आंकड़े हम कौन से वाले कंसीडर करते हैं? कौन से वाले आंकड़ों के आधार पर हम ये तय करते हैं कि मध्य प्रदेश को कितनी सीट दी जाएंगी और राजस्थान को कितनी दी जाएंगी, अदर स्टेट को कितनी दी जाएंगी? तो वो कौन सा जनगणना होती है, कौन सी जनगणना के आधार पर जनसंख्या को डिसाइड करते हैं? वो 1971 की जनगणना है। कौन सी है? 1971। तो ध्यान रखना, लोकसभा की जो टोटल 543 सीट हैं, अभी लोकसभा की जो 543 सीट हैं वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है ना। तो किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी ये डिसाइड करेंगे उस राज्य की जनसंख्या पर। और जनसंख्या कौन सी वाली देखी जाएगी? जो 1971 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो जनसंख्या दिखाई गई है उसके आधार पर। ठीक है, अभी ये चेंज नहीं हुआ है, अभी 1971 वाला ही है। तो 1971 की जो जनगणना है, 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर जनसंख्या देखी जाती है, जनसंख्या देखी जाती है और फिर जो सीट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये याद रखेंगे आप। लोकसभा की बात आती है तो लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है। लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता सीधे वोट देती है। और लोकसभा का जो प्रावधान है, लोकसभा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 81 में है, आर्टिकल 81 में है ना। और आर्टिकल 82 में क्या है? सीट एलोकेशन, किसको कितनी सीट दी जाएंगी। व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा? लोकसभा की जो बैठक है वो सही से चल पाए, इसके लिए लोकसभा की कोरम कितनी होनी चाहिए? अब यहां कोरम क्या है तो समझिए आराम से। कोरम का मतलब होता है, कोरम का मतलब होता है मिनिमम अटेंडेंस। मिनिमम अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए सदस्यों की जिससे लोकसभा की कार्यवाही चल सके, है ना। तो न्यूनतम सदस्य कितने उपस्थित होने चाहिए, तब ही लोकसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। अदरवाइज उस दिन लोकसभा का सेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्लास में टीचर हो और आपने क्लास में स्टूडेंट्स के सामने बोल दिया कि देखो भाई, जिस दिन 20 बच्चे से कम आए क्लास में उस दिन मैं क्लास नहीं लूंगा। तो ये क्या हो गया? ये आपकी क्लास का कोरम हो गया कि मिनिमम 20 स्टूडेंट अवेलेबल होने चाहिए। अगर 19 हो गए तो मैं उस दिन क्लास नहीं लूंगा, बैठ के आप चले जाना, है ना। वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है कि जो कोरम है, मिनिमम जो सदस्य हैं उपस्थित होने चाहिए। अब वो कितने सदस्य हैं? तो 1/10। कितने हैं? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो अगर हम लोकसभा की सीट लोकसभा का कोरम निकालें
तो लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं 543, 543 का 1/10, इतने सदस्य उपस्थित होने चाहिए। वहीं राज्यसभा का अगर निकालें कोरम, तो राज्यसभा में टोटल सदस्य हैं अभी 245, 245 का 1/10, ठीक है। तो इतने सदस्य जो है अवेलेबल होने चाहिए। अब बात आती है ये कोरम के बारे में जिक्र भारतीय संविधान में कहां है, तो कोरम के बारे में जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में है, अनुच्छेद 100 में है, अनुच्छेद 100 में है, जो कोरम से रिलेटेड है, कोरम से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब तो समझ आ गया ना कोरम। सवाल इस पे कैसे बनेंगे, आर्टिकल 100 किससे रिलेटेड है, पार्लियामेंट संसद की कोरम से संबंधित है। दूसरा, कोरम कितनी होनी चाहिए, कम से कम कुल सदस्यों की 1/10 होनी चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें हम, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल राणा सांगा फॉट अगेंस्ट बाबर, निम्नलिखित में से वो कौन सी लड़ाई थी जिसमें राणा सांगा और जो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई, निम्नलिखित में से वो कौन सी लड़ाई थी जो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई, बताओ। तो देखो भाई 16 मार्च 1527, 16 मार्च 1527 को होती है बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ खलवा ये होती है आपकी 16 मार्च 1527 में, 16 मार्च 1527 में होती है। अब ये समझ ही गए हैं आप, ये बाबर का समय है, बाबर का समय है, क्योंकि बाबर 1526 में आया था, तो बाबर का समय है। बाबर ने राणा सांगा से युद्ध किया और इसमें जीता कौन, बाबर जीता, बाबर जीता, ठीक है। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सी लड़ाई हुई, बैटल ऑफ खनवा, खनवा का युद्ध हुआ, और खनवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में, और जीता कौन, बाबर जीता। इसीलिए बाबर जब जीत के आया तो इसे गाजी की उपाधि दी गई, कौन सी उपाधि, बाबर को गाजी की उपाधि दी गई, गाजी की उपाधि मिली बाबर को, ठीक है, युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में, ठीक है भाई, याद रखेंगे। विच मॉन्यूमेंट इज नॉट एन फतेहपुर सीकरी, विच मॉन्यूमेंट इज नॉट एट फतेहपुर सीकरी, निम्नलिखित में से वो कौन सा स्मारक है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, निम्नलिखित में से वो कौन सा स्मारक है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बात करें हम फतेहपुर सीकरी से, तो ये आगरा से लगभग जो है 40 किलोमीटर, आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, 40 किलोमीटर की दूरी पर है, दूरी पर है फतेहपुर सीकरी, जहां बुलंद दरवाजा भी है, फेमस है ना। तो ध्यान रखेंगे, देखो फतेहपुर सीकरी में आपको ये बताना है बस कि इन चारों में से 3 तो फतेहपुर सीकरी में है, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है फतेहपुर सीकरी में वो बताना है आपको, तो 14वें का आंसर देना है आपको। तो देखो भाई अकबरी जो महल है, ये जो महल है अकबरी महल, अकबरी महल, ये अकबरी महल कहां पर है, ये रेड फोर्ट आगरा में है, कहां पर है, अकबरी महल कहां बना है, रेड फोर्ट आगरा, आगरा का जो लाल किला है उसमें बना है मकबरी महल। बाकी गोल्डन पैलेस और जोधाबाई पैलेस, पंचमहल, ये तीनों फतेहपुर सीकरी में है, ये तीनों जो है फतेहपुर सीकरी में है, याद रखेंगे, ठीक है। बस अकबरी का महल जो है रेड फोर्ट आगरा में है, बाकी सब फतेहपुर सीकरी में है। तो यही पूछा गया है कि निम्न में से फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक नहीं है, तो अकबरी महल जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये कहां पर है, ये आपका रेड फोर्ट आगरा में है, आगरा शहर में जो लाल किला बना है वहां पे है ये अकबरी महल, ठीक है, याद रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्यूमिनियम कंपनीज
हैज बीन गिवन नवरत्न स्टेटस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से वो कौन सी एल्यूमिनियम की कंपनी है जिसे भारत सरकार के द्वारा नवरत्न की श्रेणी में शामिल किया गया। अब कंपनी जो सरकारी कंपनी है उनके कई कैटेगरी हैं, जैसे कि नवरत्न, महारत्न, मिनीरत्न। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वो कौन सी एल्यूमिनियम की कंपनी है जिसे नवरत्न का स्टेटस मिला है, नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, माल्को। अब ये सब एल्यूमिनियम कंपनी है। यहां एल एल सब में आ रहा है ना, एल एल और एल। एल का मतलब है एल्यूमिनियम और सीओ आ रहा है, इसका मतलब है कॉरपोरेशन। सीओ का मतलब कॉरपोरेशन है ना। बस बी एन एच आई एंड और एम। तो आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सी एल्यूमिनियम कंपनी है जिसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। बताएं भाई, नवरत्न का दर्जा। तो यहां पे देखेंगे आप जो नाल्को है, नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, तो नाल्को को जो है नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। नाल्को को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना, नाल्को की स्थापना भुवनेश्वर में हुई थी। भुवनेश्वर में हुई थी। नाल्को की स्थापना कहां हुई थी? भुवनेश्वर में हुई थी 1981 में। याद रखेंगे, नाल्को की स्थापना भुवनेश्वर में हुई थी 1981 में। इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट वॉज स्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ। देखिए बोकारो जो स्टील प्लांट है, बोकारो जो स्टील प्लांट है वो स्थापित किया गया था भारत में, लेकिन किसकी मदद से किया गया था? वो किसकी मदद से किया गया था? तो देखो भाई, ये जो प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट, ये सोवियत यूनियन की मदद से स्थापित किया गया था, यूएसएसआर जिसे कहते हैं, 1965 में। 1965 में ये बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था यूएसएसआर की मदद से, यूएसएसआर की मदद से। ठीक, सोवियत यूनियन आप कहेंगे। तो ये याद रखना है, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो सिटी है वहां पे बोकारो सिटी है, वही तो वही है बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड। व्हाट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? सबसे मोटी परत कौन सी है? 17वां प्रश्न आपके सामने। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो इसमें तो देख के ही बता दोगे आप। यहां मैं इंडिकेशन दे दूंगा आपको, 1 मिनट। ये देखो, ये जो है रेड वाली जो है, ये रेड वाली, ये क्या है? ये मेंटले है। कौन सी परत है? मेंटले। रेड वाली है मेंटले और ये है कोर। ये वाली परत है कोर और ये वाली परत है क्रस्ट। क्रस्ट है ये। ठीक है। तो सबसे मोटी परत कौन सी है? तो सबसे मोटी परत है आपकी ये बीच वाली मेंटले। मेंटले जो परत है वो सबसे मोटी परत है, थिकेस्ट परत है। याद रखेंगे आप, है ना? क्लियर? तो यहां देख लो आप। ठीक है। और ये सबसे ऊपर वाली क्रस्ट है, तो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई और एक ओशियनिक क्रस्ट हो गई। ठीक है। यहां देख सकते हैं आप, पृथ्वी के अंदर ये पूरी लेयर है। जहां ये बीच वाला भाग है ये इनर कोर है और ये वाला जो भाग है वो आउटर कोर है। ये वाला मेंटले है और ये वाला क्रस्ट है, ऊपर का हिस्सा। ठीक है भाई, तो ये चीज याद रखना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट? अर्थ की जो क्रस्ट है, यहां हमने देखा ये वाली जो हिस्सा है क्रस्ट, ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है पूरा इतना, ठीक है, ये पूरा हिस्सा। तो इसकी क्या बतानी है? मोटाई बतानी है। इसकी मोटाई
बतानी है 18वें की। तो ध्यान रखना 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक कितनी है, 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। इसकी जो मोटाई है वो 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो यही है आपका कौन सी जो थिकेस्ट लेयर है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सबसे मोटी परत। ये तो लास्ट वाला हो गया। हाँ, ये पृथ्वी की क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटर में रैम का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में रैम का मतलब क्या होता है। तो रैम देखो भाई मेमोरी होती है। रैम क्या है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो है दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं एस रैम और दूसरे को बोलते हैं डी रैम, दूसरे को बोलते हैं डी रैम। ठीक है, यहां एस और डी का मतलब क्या है, तो एस का मतलब है स्टैटिक, स्टैटिक रैम, और डी का मतलब है डायनामिक रैम, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। ठीक है, अब ये जो रैम है ये प्राइमरी मेमोरी है। क्या है, ये कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की, प्राथमिक मेमोरी है कंप्यूटर की। रैम की एक विशेषता है रैम वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल इन नेचर। रैम क्या है, वॉलेटाइल यानी कि बाष्पशील, बाष्पशील कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, रैम में, रैम जो है कंप्यूटर में मेमोरी, रैम में डेटा तब तक स्टोर रह सकता है जब तक कि आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलती रहे, जब तक कि आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलती रहे। अब यहां हम अगर मेमोरी की बात करें, कंप्यूटर मेमोरी की बात करें हम, तो कंप्यूटर मेमोरी एक तो हो गई प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी, एक तो हो गई प्राथमिक मेमोरी और दूसरी है द्वितीयक, द्वितीयक मेमोरी, या इसे कहें हम स्थाई मेमोरी, इसे ही हम कह सकते हैं स्थाई मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी में दो आते हैं, रैम और रोम, रैम और रोम। द्वितीयक मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क आ जाता है, आप अच्छे से जानते हैं, ये जो परमानेंट होती है। ठीक है, तो यहां समझने वाली बात यह है कि रैम में जो डेटा है वो तब तक स्टोर रह पाएगा जब तक कि आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिल रही है। रोम, रोम ऑलरेडी प्रोग्राम्ड की हुई मेमोरी है, मतलब इसमें जो एक बार डेटा बनकर आया है वो रहेगा। बाद में रैम को क्लासिफाई कर दिया गया, पी रोम बना दिया, फिर ईपी रोम बना दिया, फिर डबल ई पी रोम बना दिया, डबल ई पी रोम बना दिया। ठीक है, तो रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकते हैं, इसमें जो चीज है उसे बदल नहीं सकते। लेकिन फिर रैम का और अपडेटेड वर्जन आया कुछ समय बाद, तो इसमें कहा गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि एक बार आप अपनी तरफ से बना सकते हो, इसमें एडिट कर सकते हो। फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझ आ गया, तो ये है आपका मेमोरी का फंडा। बहुत बढ़िया, आगे बात करें हम, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो समझिए इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये ओवरऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखता है। इस कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हार्डवेयर्स हैं, उनको प्रॉपर मैनेज करता है ना। तो आंसर तो ये हो जाएगा, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब हम अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में, यहाँ ओएस लिख रहा हूं, ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक CUI पर आधारित, बेस्ड ऑन CUI फीचर्स, और दूसरा है GUI पर आधारित, दूसरा है GUI पर आधारित। ठीक है, चलो अब CUI पर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी विशेषता ये होती है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, और ये GUI वाले होते हैं ग्राफिक्स, कलरफुल होते हैं, ये इनमें ग्राफिक्स होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप, एग्जाम्पल देखो। CUI पर आधारित एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल MS DOS, MS DOS, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, DOS का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो MS DOS बहुत पहले इस्तेमाल होता था कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर जब ऑन करते थे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पूरी ब्लैक होती थी, और उस पर अगर कुछ कमांड के थ्रू ये इस पे काम होता था तो कमांड दी जाती थी, तो कमांड के लिए जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो व्हाइट होता था, तो ब्लैक एंड व्हाइट होता था। ये अब नहीं चलता है। GUI पर आधारित एग्जाम्पल ये आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, विंडोज, ये भी MS ने बनाई, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कहते हैं इसको, विंडोज। अब विंडोज कलरफुल है, तो आपके कंप्यूटर में अगर विंडोज इंस्टॉल है तो जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो पूरा ग्राफिक्स के जरिए आइकन्स, फोल्डर बने हुए रहते हैं स्क्रीन पर। तो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो विंडोज आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, विंडोज के नए नए वर्जन हैं, विंडोज 95 से शुरू हुआ, फिर लेटेस्ट विस्टा और ये सब चल रहा है, आप है ना। तो ये ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। आपके कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो विंडोज अगर है आपके कंप्यूटर में तो कंप्यूटर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब कई बार आपने देखा होगा कि आप एक दिन पहले अच्छे से काम किया आपने कंप्यूटर पे, और अगले दिन जब स्टार्ट किया स्टार्ट ही नहीं हो रहा वो, तो फिर आप हार्डवेयर वाले के पास ले जाएंगे उसको चेक कराने, तो वो कहेगा भैया आपके कंप्यूटर की ना विंडो करप्ट हो गई, विंडो करप्ट हो गई यानी कि विंडो खत्म हो गई। तो फिर विंडो दोबारा से वो इंस्टॉल करता है, विंडो इंस्टॉल करने का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है, तब आपका कंप्यूटर ऑन होगा। समझ गए, क्लियर है। तो ये चीज दोस्त आपको अच्छे से याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, OS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से बनवा लेते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष काम को करने के लिए ही बनाए गए हैं, जैसे MS वर्ड। अब MS वर्ड आप ओपन करेंगे MS ऑफिस में तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने का काम करेगा। अगर हिम्मत है तो इससे इमेज फोटो बनवा के दिखाओ, आप नहीं बनाएगा, क्योंकि इसे बनाया ही गया है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, इसीलिए तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हाँ, वहीं अगर बात करें हम MS पावर पॉइंट की, MS पावर पॉइंट सिर्फ PPT बनाने के लिए बनाया गया है, इसमें आप चाहे नोट्स और डॉक्यूमेंट बना ले, नहीं बना सकते। तो MS पावर पॉइंट PPT बनाने के लिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, MS एक्सेल सीट बनाने के लिए, MS एक्सिस डेटाबेस बनाने के लिए, तो ये सब डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
याद रहेगा। तो ये हमने डिस्कस किया आज के प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इस बार सिलेक्शन लेकर मानना है। ठीक है, थैंक यू।